नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे एनटीए नेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एनटीए नेट जेआरएफ हिंदी के पाठ्यक्रम के आधार पर उनमें पूछे गए सभी उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और उनके पात्र। इन एनटीए नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास हम कर रहे हैं और एनटीए नेट के लिए तो मददगार साबित होगी। साथ ही जो है जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। जैसे किसी भी स्टेट की जीटी परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो। तो शुरुआत कर लेते हैं उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले उन सभी उपन्यासों को देखने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और करेंगे, ताकि आपको यहाँ से जब परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिले तो आसानी से उसका सही आंसर कर सको। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा जो अलग अलग उपन्यासों को प्रथम उपन्यास माना गया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% हमेशा पूछा ही जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है प्रथम उपन्यास माना गया जाता है और किस विद्वान के द्वारा माना गया, और जो है इनका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लेते हैं। तो काफ़ी सारे प्रश्न इन बिंदुओं से देखने को आपको मिलेंगे। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले श्री शिवनारायण श्रीवास्तव जी द्वारा ईशा अल्लाह खाकृत रानी केतकी की कहानी, जो कि 1803 इसका समय है, को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया। तो शॉर्ट वे में करते हुए हम चीज़ों को चलेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें जो है सभी उपन्यासों को करना है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और पात्रों को देखना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रथम उपन्यास शिवनारायण श्रीवास्तव ने किस उपन्यास को माना? रानी केतकी की कहानी, जो कि ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं गोपाल राय ने किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना? गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी 1870। उसके बाद देख लेते हैं डॉक्टर विजय शंकर मल जी ने जो है भाग्यवती को, जो कि श्रद्धाराम फुलेरी द्वारा रचित 1877 का हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया, विजय शंकर मल जी ने। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार और अधिकतर विद्वानों के अनुसार और सर्वमान्य भी हम कह सकते हैं, तो ये माना गया श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित परीक्षा गुरु को 1882 इसका समय है। और इस उपन्यास को परीक्षा गुरु को किसने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद श्री कृष्ण लाल जी की बात करें तो श्री कृष्ण लाल ने चंद्रकांता उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना, जिसका समय 1888, जिसको सीखने के लिए बहुत से विदेशियों ने भी या हिंदी भाषियों ने भी जो है हिंदी को सीख लिया था। देवकी नंदन खत्री इसके उपन्यासकार रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हम हिंदी का प्रथम उपन्यास जब देखें तो भारतेंदु द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, जो कि 1889 में हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद जी द्वारा। इस प्रकार से सभी विद्वानों के अनुसार आप लोगों को देख लेना है कि इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास किस विद्वान ने माना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में या मिलान में भी दे दिया जाता है। तो देख लेते हैं हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध में अगर हम बात करें तो इस संबंध में दो उपन्यासों का नाम आ जाता है। एक श्रद्धाराम फुलेरी द्वारा भाग्यवती को, जिसका समय 1877 ईस्वी, जिसे विजय शंकर मल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है भाग्यवती को। और श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित दूसरा नाम आ जाता है परीक्षा गुरु का, जो कि 1882 ईस्वी, जिसे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो अगर सर्वमान्य की बात करें तो हम परीक्षा गुरु को ही मानेंगे, क्योंकि अधिकतर विद्वानों ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को ही माना है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सही। इस प्रकार से हमने विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास देख लिया। यहाँ से एक प्रश्न आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। अब एक एक करके जो है हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासों जितने भी एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में दिए शामिल किए गए हैं उन सभी उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उनके पात्रों को देख लेते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 ईस्वी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का श्रेय जाता है। और जो है हिंदी इस उपन्यास का जिसके उपन्यासकार हिंदी व देवनागरी के महान सेवक पंडित गौरी दत्त जी रहे हैं। गौरी दत्त जी द्वारा रचित हिंदी का जो
उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान का क्या नाम बताया था मैंने अभी आपको? वो बताया था गोपाल राय। बार बार इनका रिवीजन करना ही आप लोगों को ये याद रहेंगे। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। बार बार रिवीजन करना और निरंतर अभ्यास के साथ आप लोग अगर तैयारी करोगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो गौरी दत्त जी द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान रहे हैं गोपाल राय। तो गोपाल राय जी द्वारा हिंदी का प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को माना। और जो इस उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण की चेतना की एक सीधी जुड़ी हुई रचना मानी जाती है। पुनर्जागरण ने भारतीय समाज के जिस पक्ष को सबसे अधिक झकझोरा है और वह उनका नारी विषयक दृष्टिकोण, उसके प्रति उसका व्यवहार है। अशिक्षा के कारण मध्यवर्गीय परिवारों की स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी और नारी शिक्षा जो है समाज परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकी। यानी कि नारी शिक्षा को जो है महत्व देने के लिए इस उपन्यास की रचना की गई। इसमें जो है एक शिक्षित महिला होती है और एक शिक्षित महिला होती है, उन दोनों के बीच में अंतर को यहाँ पर दिखाया गया है। किस प्रकार से एक शिक्षित महिला सूझबूझ के साथ जो है समझदारी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। तो इसी प्रकार से इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों को हम देख लेते हैं। सर्वमुख जो है इस उपन्यास का मुख्य पात्र है और तथा मेरठ का एक प्रसिद्ध बनिया है जो समय समय पर उपन्यास की कथा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। और छोटे लाल है। सर्वमुख के दो बेटे होते हैं, एक छोटे लाल और दूसरे दौलत राम। तो छोटे लाल उपन्यास का मुख्य तथा सर्वमुख का छोटा बेटा है। वह पढ़ा लिखा है और उसकी पत्नी का नाम है छोटी बहू, यानी उसका नाम नहीं दिया गया, छोटी बहू नाम से ही जो है उपन्यास में ये पात्र है जिसे हम देवरानी कहते हैं। छोटे लाल की पत्नी तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी है। यह उपन्यास में जगह जगह अपनी समझदारी का परिचय भी देती है। उसके बाद सर्वमुख का जो दूसरा बेटा होता है, बड़ा बेटा, वो होता है दौलत राम सर्वमुख का बड़ा बेटा है और उसकी पत्नी का नाम है ज्ञानो। दौलत राम की जो पत्नी है उसका नाम है ज्ञानो, जिसे जेठानी के से हम जानते हैं उपन्यास में। तो ज्ञानो दौलत राम की पत्नी जेठानी का पात्र निभाती है। ज्ञानो होती है वो दौलत राम की पत्नी तथा घर की बड़ी बहू और अनपढ़ होती है। जो छोटी बहू होती है वो पढ़ी लिखी होती है। जो ज्ञानो होती है जेठानी, वह सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती रहती है। और इनके अतिरिक्त सर्वमुख, छोटे लाल, छोटी बहू, दौलत राम और ज्ञानो के अतिरिक्त जो है इस उपन्यास के और अन्य भी पात्र है, जैसे कि पार्वती और सुखदेव। ये दोनों की दोनों है सर्वमुख की बेटियां हैं। और दौलत राम, ज्ञानो, जेठानी, नन्हे मोहन आदि ये पात्र भी उपन्यास में, नन्हे मोहन इनके पुत्रों के नाम है, दौलत राम और सर्वमुख के। और उसके सर्वमुख के नहीं, दौलत राम और छोटे लाल के। तो उसके बाद जो है उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने का रोचक महत्वपूर्ण जो बनाने के लिए इन पात्रों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार से हमने देवरानी जेठानी के जो उपन्यास है उसके सभी पात्रों को अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी यही माना जाता है। तो इस उपन्यास में जो है इस उपन्यास के संबंध में हम चर्चा करें तो लाला श्रीनिवास दास का जो ये उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसका समय 1882। कई बार समय पूछा जाता है परीक्षा में। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के कारोबारी साहूकार लाला मदन मोहन पर केंद्रित है। तो इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र देख लेते हैं। एक तो लाला मदन मोहन, जो कि दिल्ली के कारोबारी व साहूकार है, जो मध्यवर्गीय मनोवृत्ति से ग्रस्त है और समस्त कथा लाला जो मदन मोहन पर केंद्रित है। उपन्यास की पूरी की पूरी जो स्टोरी है, पूरी की पूरी कथा है, वो लाला मदन मोहन पर ही केंद्रित है।
फिर है एक पात्र और इसमें दिया गया है ब्रज किशोर। ये दो ही मुख्य पात्र हैं उपन्यास में। लाला मदन मोहन कई बार पूछा जाता है लाला मदन मोहन किस उपन्यास का पात्र है, तो परीक्षा गुरु का। और दूसरा है ब्रज किशोर। ब्रज किशोर यह लाला मदन मोहन का जो है एक सच्चा मित्र होता है, बुद्धिमान होता है, शिक्षित वकील होता है, सभी गुण इसमें विद्वान है। और जो है ब्रज किशोर के सहयोग से लाला मदन मोहन संकटों से उभरता है। जो ये उपन्यास है परीक्षा गुरु के संबंध में हमने महत्वपूर्ण इनके देख लिया है प्रमुख उपन्यासकारों को। तो लाला जो श्रीनिवास दास जी है ये भारतेंदु युग के चर्चित उपन्यासकार रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं और जब अन्य बात करें तो इस उपन्यास के संबंध में तो कह सकते हैं कि ये जो लाला मदन मोहन जो उपन्यास ये इनका पात्र है इस उपन्यास का, तो ये एक जो बहुत धनी व्यक्ति होते हैं, जो धनी संपन्न व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही बुरी संगत में पड़ जाते हैं। बुरे जो है संगति में ये रह करके सभी बुरी आदतों इसमें शामिल हो जाती है और इस उलझन से इस दलदल से निकालते हैं इनके जो प्रिय मित्र होते हैं ब्रज किशोर। बढ़ते हैं आगे और इसी का ताना बाना जो है इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार जो मदन मोहन फजूल खर्ची करते हैं, शराब पीते हैं और जो अपने मित्रों के साथ जुआ आदि खेलते हैं, तो वे किस प्रकार ब्रजमोहन उनका साथ देते हैं, बुरे रास्ते से निकाल के एक जो है सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें इस उपन्यास की संपूर्ण कहानी देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं आगे। अगला उपन्यास है हमारा गोदान। गोदान उपन्यास के संबंध में तो आप जो है जानते ही होंगे, सभी लोगों के लिए जो है ये उपन्यास एक प्रेरणा का पात्र रहा है। तो किसान वर्ग के लिए जो है काफ़ी सारी जो है इस उपन्यास में किसान की जो पीड़ा है, जो किसान जीवन का जो संघर्ष है वो हमें देखने को मिलता है। तो गोदान उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद जी का जो है प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इस उपन्यास का जो ये उपन्यास रचा 1936 में और गोदान के जो हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है और मुंशी प्रेमचंद जी का ये अंतिम प्रौढ़ उपन्यास भी माना जाता है। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी ने एक उपन्यास लिखा था मंगलसूत्र, जो कि अधूरा उपन्यास रह गया था। सबसे अंतिम और प्रौढ़ उपन्यास गोदान को ही माना जाता है। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं सभी उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं, लेकिन गोदान इनका एक महाकाव्य है। उसके बाद देख लेते हैं आगे इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य और इनके पात्र। इस उपन्यास के प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है। घटना के स्थान पर जो है चरित्र को उभारने का प्रयास किया है इस उपन्यास में। और मुंशी प्रेमचंद जी जो है एक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम जो है धनपत राय था और मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास जो है गोदान, इसमें जो है होरी तथा धनिया नामक एक कृषक दंपति के जीवन के इर्द गिर्द यह कथा घूमती है। इस किसी भी ग्रामीण की भांति ही होरी की भी यह हार्दिक अभिलाषा थी कि उसके पास एक पालतू गाय हो जिसकी वह सेवा कर सके। वस्तुतः इस उपन्यास के केंद्र में गाय की लालसा है। इस दिशा में होरी का जो प्रारंभ है कि ये उपन्यासों से आरंभ होता है और यह कृषक एक सेकंड भाई इस उपन्यासों का प्रारंभ होकर यह कहानी अनेक सामाजिक कुरीतियों व कुंठाओं से होकर ये गुजरती हुई आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। तो गोदान उपन्यास जो है जमींदार और स्थानीय साहूकारों के हाथ गरीब किसानों का शोषण और उसके अत्याचार की सजीव व्याख्या इसमें प्रस्तुत की गई है। वास्तव में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। उसके बाद गोदान उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं उनको हम देख लेते हैं। होरी जो है गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र पुरुष प्रधान पात्र रहा है, जो
ग्राम के जमींदार तथा महाजन के शोषण से परेशान होता है एवं चाहकर भी उसका कोई विरोध नहीं कर पाता। फिर है धनिया। धनिया होरी की पत्नी तथा उपन्यास की नायिका है। वह उपन्यास के अपने अस्तित्व को के प्रति सजग नहीं है। और उसके बाद बात करें आगे, धनिया जो है होरी की पत्नी है। उसके बाद और अन्य उपन्यास, इस उपन्यास में और अन्य पात्र भी देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि गोबर होरी और धनिया का बेटा होता है। वो फिर होती है झुनिया। झुनिया गोबर की पत्नी होती है। महाजन साहूकार होते हैं, और महाजन होते हैं, साहूकार होते हैं, जमींदार होते हैं, अफसर होते हैं, पटवारी होती है आदि कथा के विकास में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला उपन्यास हमारा शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी की जब हम बात करें तो इस उपन्यास में अज्ञे जी ने जो है, इस उपन्यास के माध्यम से अज्ञे जी ने मनोवैज्ञानिकता को दर्शाया है। तो मनोवैज्ञानिक इनकी जो सोच होती है तो उसमें एक नया आयाम स्थापित इस उपन्यास में इन्होंने किया है। तो अज्ञे जी की जब हम बात करें तो यह एक प्रसिद्ध साहित्यकार रही है। ये जो है निबंधकार और जो सफल अध्यापक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो और अन्य रचनाएं भी इन्होंने लिखी है। उपन्यासों के अतिरिक्त काव्य में भी इनकी काफ़ी प्रसिद्धि रही है। जैसे इनका जो एक काव्य है ऐसा वीणा, तो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है हिंदी साहित्य में। तो देख लेते हैं उपन्यास। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र शेखर एक जीवनी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। सबसे पहले शेखर, इस उपन्यास का मुख्य पात्र जिनको केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा गया। यह विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति है और बंधनों से जो है घृणा करता है, उनसे मुक्ति चाहता है। सरस्वती है शेखर की बहन है। वह शेखर की प्रेरक व गुरु भी है। सरस्वती है ही शेखर के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में सहयोग देती है। सरस्वती ही जो है शेखर के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो देख लेते हैं आगे, शारदा। शारदा इस उपन्यास में एक मद्रासी परिवार की लड़की है जिसका चंचल स्वभाव व स्पष्टता शेखर को अच्छा लगता है। वह उसकी ओर आकर्षित होता चला जाता है। और शशि है शेखर की मौसेरी बहन, उसके प्रति शेखर आकर्षित होता है। तो दोनों के प्रति ही शेखर आकर्षित होता है। वह शेखर की प्रेरणा शक्ति है जो संघर्ष से जूझने वाली बहादुर नारी पात्र है। और इसके अतिरिक्त शेखर की माँ मणिका तथा शांति और आदि अन्य पात्र इस उपन्यास में हमें देखने को मिलते हैं तथा कथा के विकास में अपनी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद शेखर एक जीवनी अज्ञे का जो बहुचर्चित उपन्यास मनोविश्लेषणवादी उपन्यास माना जाता है। यह उपन्यास 2 भागों में विभक्त है, एक उत्थान और उत्कर्ष। इसका पहला भाग 1940 में आया और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास का जो प्रथम भाग है वो 4 खंडों में बांटा गया। कौन से? उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में कौन सा जो है खंड शामिल नहीं है। तो इन सभी खंडों को आपको ध्यान रखना है। प्रथम खंड के भी 4 भाग हुए और प्रथम भाग के भी 4 खंड हुए और दूसरे भाग के भी जो 1944 में लिखा गया उसमें भी 4 खंड हुए। उसमें है पुरुष और परिस्थितियाँ, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर तथा धागे और रसिया गुंजर। ये सभी खंडों को आपको 8 खंडों को आपको ध्यान रखना है। 2 भागों में 4 खंडों को जो है इसमें किया गया है और इन सभी का 8 का नाम इनको आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न कई बार देखने को मिले हैं। निम्नलिखित में से ये प्रथम भाग में है या ये दूसरे भाग में, तो दोनों का आपको अलग अलग देख लेना है कौन सा आपको ये इसके 4 खंड प्रथम भाग में शामिल है, कौन से जो 4 खंड जो है द्वितीय भाग में शामिल है। ये आपको यहाँ से याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। इस उपन्यास का जो प्रारंभ है ईश्वर को लेकर प्रश्न, आकुलता तथा समापन उलझन और द्वंद्व में हुआ है। यह उपन्यास शेखर नामक पात्र के जीवन पर आधारित है तथा इसे
अतः इसे जीवनी प्रधान मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहना अधिक उचित होगा। और उसे अज्ञे जी जो है एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। अज्ञे जैनेन्द्र और जो है इलाचंद्र जोशी जी, ये मनोविश्लेषण उपन्यासकारों में शामिल हैं। देख लेते हैं उपन्यास नंबर 5 कौन सा आ गया हमारा, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित, एक सेकंड में, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है। और ये बाण भट्ट की आत्मकथा द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है। कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी जो जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया एक विलक्षण कृति है। इसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है, जो दोनों एक दूसरे के पूरक भी है। और संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। और इस उपन्यास में बाण भट्ट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्ष युग के सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाण भट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को बड़ी कलात्मकता से गूंथकर एक ऐसी कथाभूमि निर्मित की है जो जीवन सत्यों से रश्मि साक्षात्कार कराती है। उसके बाद देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित बाण भट्ट की आत्मकथा के प्रमुख पात्र। तो इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में शामिल है बाण भट्ट। इस उपन्यास का प्रधान पात्र है बाण भट्ट और नायक पद का अधिकारी है। यह संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि है। इसके जो चरित्र में साहस, विवेकशीलता, भावुकता तथा संघर्षता जैसा गुण विद्वान है। फिर है भटनी। भटनी इस उपन्यास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नारी पात्रा है, जो देवपुत्र तुवर मिलिंद की अत्यंत रूपवती कन्या मानी जाती है। तो ये भी देख लेना है। इसके पिता का नाम भी पूछ सकते हैं, भटनी के पिता का नाम, तो ये आपको देख लेना है। जिसका अपहरण किया जाता है और बाण भट्ट से प्रेम भी करती हैं। उसके बाद निपुणिया। निपुणिया कई बार परीक्षा में पूछा गया है। निपुणिया किस जो उपन्यास का पात्र है, तो एक अस्पृश्य जाति की कन्या है और इसका विवाह जो है कांविक वेश्यों से हुआ था, जो बड़भुजे से सेठ बना था। वह विवाह के बाद 1 वर्ष बाद ही विधवा हो गई थी। एक कुशल अभिनेत्री बाण भट्ट से वह प्रेम करती है। तो ये जो है बाण भट्ट से प्रेम करने लगती है। इसके अतिरिक्त और बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के और अन्य पात्र देख लेते हैं। सुचरिता, अघोर भैरव, राजश्री, कुमार कृष्णवर्धन आदि उपन्यास के अन्य पात्र हैं, जो कथा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला उपन्यास हमारा मैलांचल। मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। आंचलिक उपन्यास है। 1954 में ये उपन्यास रचित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं। रेणु जी को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैलांचल से मिली, उतनी और किसी भी रचना से या कीर्ति से उन्हें नहीं मिली। तो इस रचना के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो मैलांचल हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इस कारण इसके कथ्य में प्राय वे सारी विशेषताएं मिलती है जो किसी भी आंचलिक उपन्यास में पाई जाती हो। आंचलिक उपन्यास में जो परिवेश लिया गया है वह समय और स्थान के जीवन के जितने भी पक्ष हो, उन पक्षों को जितने चेहरे हो सके वह सब पूरे विस्तार के साथ इसमें विद्यमान है और मैलांचल में ऐसे कथ्य को धारण करता है। तो इस प्रकार से बात कर लेते हैं हम इस उपन्यासों के पात्र के। तो मैलांचल जो उपन्यास है उसके प्रमुख पात्र रहा है डॉक्टर प्रशांत, उपन्यास का नायक तथा एक युवा डॉक्टर है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है। और दूसरी है कमली। कमली जो कहानी की नायिका जो किसी अज्ञात बीमारी से पीड़ित है। फिर है विश्वनाथ मलिक, कमली के पिता है जो जमींदार व्यवस्था के प्रतीक है। तो इनमें जो आंचलिक उपन्यास में होते हैं तो उसमें आंचलिक किसी अंचल विशेष का, जो वहाँ के अंचल विशेष का अधिक वर्णन हमें देखने को मिलता है। और जो ये किस अंचल विशेष का इसमें वर्णन है मैलांचल में, तो ये है मैरीगंज गांव का,
ये आपको ध्यान रखना है। कई बार जो है गांव भी पूछ लिया जाता है किस क्षेत्र का वर्णन इसमें है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड भाई। उसके बाद देख लेते हैं हम अगला उपन्यास। अगला उपन्यास हमारा झूठा सच। झूठा सच जो उपन्यास है यशपाल जी द्वारा रचित। ये उपन्यास आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रमुख रहा है और आधुनिक हिंदी साहित्य में जो प्रमुख कथाकार रहे हैं यशपाल जी। और यशपाल जी जो है राजनीतिक साहित्यिक क्षेत्रों में जो है क्रांतिकारी भूमिका निभा रहे हैं और हिंदी के महान उपन्यासकार होने के कारण वे मानव मन के कुशल चितेरे भी माने जाते हैं। और इन्होंने प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाया है। मुंशी प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला लेखक कौन माना जाता है, तो यशपाल जी। ये भी प्रश्न बन सकता है। इसके उपन्यासों में मार्क्सवादी विचारधाराओं का जो है एक गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो आगे देखते हैं झूठा सच उपन्यास। झूठा सच उपन्यास से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो ये 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग वतन और देश जो कि 1958 में, और दूसरा भाग है देश का भविष्य 1960 में। इससे पहले हमने जो है शेखर एक जीवनी के भाग देखे थे। उनको शेखर एक जीवनी उपन्यास जो कि अज्ञे जी द्वारा रचित है, उसके भी 2 भाग किए गए थे। पहला भाग 1940, दूसरा 44, और उन दोनों भागों में 8 खंड किए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिलते जुलते जो तथ्य है उनको एक बार से जो आपको साथ साथ रिवीजन कर लेनी है। तो पहला जो भाग है से झूठा सच का, जो कि यशपाल जी द्वारा रचित उपन्यास का वतन और देश जो कि 1958, दूसरा भाग जो है देश का भविष्य 1960। ये दोनों के दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि झूठा सच जो उपन्यास है यशपाल का, उसके कितने भाग हुए और पहले भाग का क्या नाम है, दूसरे भाग का क्या नाम है, कब ये प्रकाशित हुए। तो सभी तथ्यों को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र देख लेते हैं। जयदेवपुरी इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, जो भोला पांडे के परिवार का बेटा है। एक सेकंड में। जो कि भोला पांडे परिवार का बेटा है। यह मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। तो मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र कौन है इस उपन्यास का? जयदेवपुरी, जो अपनी सारी कमजोरियों के साथ उपन्यास में उपस्थित है। फिर है तारा इस उपन्यास की जो जयदेवपुरी की बहन है, उस उपन्यास की मुख्य नारी पात्रा भी है और संपूर्ण उपन्यास की कथा उसी के इर्द गिर्द घूमती है। यह एक प्रगतिशील सोच वाली नारी पात्र है। तो तारा इस उपन्यास की प्रमुख पात्र है, ये कहा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे कि सारी की सारी जो कथा वस्तु है तारा पात्र के इर्द गिर्द ही घूमती है। उसके बाद कनक एक संपन्न परिवार की लड़की है। वह भी तारा के तरह एक प्रगतिशील तथा नई सोच रखने वाली पात्र है। कनक जयदेवपुरी की पत्नी है। इसके अतिरिक्त और अन्य जो इसके पात्र है इस उपन्यास के, तो नेयर डॉक्टर प्राणनाथ, शूद, शीला, उर्मिला, सोमनाथ आदि पात्र समाजीय मध्यवर्गीय समाज के विभिन्न सत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए जो है कथा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। उसके बाद और अन्य जो ये हमारे उपन्यास वही रह जाते हैं। आज की क्लास में हम केवल जो है 7 उपन्यासों को ही करेंगे। तो और अन्य जो उपन्यास रहते हैं वे हम नेक्स्ट क्लास में भाग 2 के अंतर्गत हम कर लेंगे, भाग 2 में करेंगे। आज भाग 1 हमने कर लिया। महत्वपूर्ण उपन्यास जितने भी एनटीएनएट में दिए गए हैं, तो सभी उपन्यासों के आपको पात्र रिवीजन हो जाएगी और एक बार एक तरह से जो है आपने जो ये उपन्यास आई होप पढ़ी रखे होंगे, तो एक बार उनसे संबंधित जो है थोड़ी सी जो उसकी कथा वस्तु भी आपके माइंड में क्लिक होगी। तो इसी तरह से रिवीजन क्लास है ये एक तरह से आप लोगों की परीक्षा से पहले। तो आप लोगों को जो है अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो है हम परीक्षा तक इसी तरह संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जो एनटीएनएट के पाठ्यक्रम में इंक्लूड महत्वपूर्ण तथ्य है, तो क्लास को लेकर के हर रोज़ जो है आपके लोगों के सामने आते रहेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आप
आपके जो है लाइक कमेंट से ही मुझे ये समझ आता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य किया करो, ताकि जो है मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता रहे। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।